जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जिसका फोर्थ यानी कि चतुर्थ चैप्टर होगा। विद्यालय में एक प्रभारी कक्ष प्रबंधक के लिए प्रबंधन कार्य को उपयोग करना। तो आइए इसके हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखते हैं, यानी कि लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो लघुत्तरी क्वेश्चन सामने है आपके साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्ष प्रबंधन कौशल की प्रमुख घटक या चर कौन कौन से हैं। तो कक्ष प्रबंधन कौशल के घटक, कक्ष प्रबंधन कौशल के घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, इस तरह से आपको पॉइंट डालकर लिखना है। अधिगम को रोचक बनाना, जो अधिगम है उसको रोचक बनाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब उनका जो टारगेट है उसके लिए प्रेरित करना, अभिप्रेरित करना। छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना। शिक्षक का दायित्व होता है कि छात्र का समुचित विकास हो, संपूर्ण विकास हो, तो उसके लिए क्या करना, प्रयास करना। विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। पांचवा पॉइंट होगा अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना। और आपका छठवां पॉइंट होगा वांछित व्यवहार का पुनर्वलन करना। सातवां पॉइंट होगा कक्षा प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करना। आठवां पॉइंट है कक्षा प्रबंधन में अनुशासन को महत्व देना। और नौवां पॉइंट होगा सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना, क्योंकि जितना अच्छा सौंदर्य वातावरण होगा उतने ही अच्छे स्टूडेंट होंगे, स्टडी में उतना ही अच्छा मन लगेगा। इस चीज को आप भी मान रहे होंगे। 10वां पॉइंट हैगा निर्देशों में स्पष्टता होनी चाहिए। जो आपके निर्देश हैं उनमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सभी लोग उनको समझ सकें। तो इस तरह से यदि आप इसमें 7 से 8 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपका लघुत्तरी क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए या फिर सुनने का प्रयास कीजिए। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार सुनिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए। कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए। मतलब आगे क्वेश्चन हमने लोगों ने सुना, लिखा, जाना कि कक्ष प्रबंधन क्या है। तो अब उसकी विशेषताएं हम लोग जान गए, उसके घटक जान गए, तो कक्ष प्रबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है, उद्देश्य क्या है। तो कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का ज्ञान एक शिक्षक के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि कक्ष प्रबंधन में शिक्षक एवं विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, जिससे छात्र कक्षा में प्रवेश करते ही अधिगम के लिए प्रेरित हों। दूसरा पॉइंट होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। क्या कह रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना, मतलब बच्चा को समझ में आना चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे छात्र का अधिगम स्तर उच्च हो सके। आपका थर्ड पॉइंट होगा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है। कैसे, भौतिक और मानवीय संसाधन, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। चौथा पॉइंट होगा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों के मध्य संबंध स्थापित करना है, जिससे कि प्रबंधन प्रक्रिया का चहुमुखी विकास हो सके। पांचवा पॉइंट होगा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को स्थायी बनाना है तथा उसको उच्च स्तरीय गति प्रदान करना है। छठवां पॉइंट होगा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य कक्षा को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना है, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बनाई जा सके।
तो इस तरह से हम लोग 4-5 पॉइंट याद करेंगे ताकि हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चंस को बना पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 3rd, कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक लिखिए। अब यहाँ पर बॉन्ड हो जाते हैं कि कोई 5 कारक लिखिए, तब आपको 5 ही लिखने हैं। वैसे आप 4 से भी काम चला सकते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कोई कारक लिखिए या फिर कारक लिखिए, सीधे सीधे कह दिया। तो 5 नहीं कहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जब 5 कह दिया तब तो आपको एग्जाम में 5 ही लिखने हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया विविध कारकों से प्रभावित होती है। यह गतिशील और जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण और कक्षा कक्ष प्रबंधन अनेक तरीकों से सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया के रूप में कक्षा कक्ष प्रबंधन अग्रलिखित कारकों पर आधारित है। नंबर 1, कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकताएं। तो शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्व प्राथमिक स्तर या अवस्था से विश्वविद्यालय स्तर तक निरंतर चलती रहती है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर आते हैं। बंद वातावरण से कक्षा कक्ष प्रबंधन के खुले वातावरण तक सतत प्रक्रिया इसमें प्रतिबिंबित होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शिक्षण की रीतियां। तो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का अनुबंधन से लेकर प्रतिपादन तक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन करने के लिए थॉमस ग्रीन ने शिक्षण की 4 रीतियां प्रस्तुत की हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया अदर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि थॉमस ग्रीन ने शिक्षण की 4 रीतियां प्रस्तुत की, वो कौन कौन सी हैं। तो आप लिखेंगे अनुबंधन, शिक्षण, अनुदेशन, प्रतिपादन, और आपका इन सतत प्रक्रिया में कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंधन करने में अधिकतम विभिन्नता रहती है। शिक्षण की प्रत्येक रीति में कक्षा कक्ष का अलग प्रबंधन होता है। अगला पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट, शिक्षण की व्यवस्था। सतत प्रक्रिया के रूप में शिक्षण की व्यवस्था स्मृति स्तर से लेकर विचारशील स्तर तक 3 स्तरों पर की जाती है। कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। बोध स्तर के लिए स्मृति का शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण की अवस्था कक्षा कक्ष प्रबंधन के 3 स्वरूपों में की जाती है: स्मृति, बोध एवं चिंतन। हर्बर्ट ने प्रस्तुति पर बल दिया है। किस पर? प्रस्तुति पर बल दिया है। मॉरिसन का विश्वास है कि कक्षा कक्ष वातावरण से प्रयत्न के परिपाक या स्वामित्व के लिए स्थिति प्राप्त होती है। हंट का शिक्षण प्रतिमान समस्या समाधान के लिए अधिक उदार है। आइए अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट, विद्यालय के विषय। कक्षा कक्ष में विद्यालय के विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंध करने के लिए प्रत्येक विषय का अपना अपना ढंग होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षण विषय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शिक्षण स्तर पर निर्भर करता है, शिक्षण विषय पर निर्भर करता है। तो विज्ञान के विषय के लिए प्रदर्शन और प्रयोग क्रियाओं की आवश्यकता होती है। किसकी? विज्ञान के लिए प्रदर्शन भी होता है और प्रयोग भी होता है। जानना, करना और दिखाना कक्षा कक्ष क्रिया के ये 3 रीतियां हैं। लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट होगा शिक्षण की परिस्थितियां। रॉबर्ट गेने ने उद्दीपन प्रक्रिया अधिगम से लेकर समस्या समाधान स्थिति तक सतत प्रक्रिया के रूप में अधिगम की 8 परिस्थितियां दी हैं।
जो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए मूलभूत हैं। इनमें से कोई भी अधिगम परिस्थिति या संरचनाएं उत्पन्न करने के लिए कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंधन किया जाता है। चौथा पॉइंट हो, यह आपका पांचवा पॉइंट होगा और लास्ट पॉइंट। इस तरह से 5 पॉइंट आपने लिख दिए जैसा कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा होगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। क्या कह रहे, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत, क्या सिद्धांत नियम की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत, कक्षा कक्ष प्रबंधन के 2 सिद्धांत हैं, सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, क्या सामान्य सिद्धांत, तो सामान्य सिद्धांतों को योजनाबद्ध ढंग से सीखा और इनका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। ये उन समस्याओं से निपटने के लिए अध्यापक को सशक्त आधार प्रदान करते हैं जिसके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। सामान्य सिद्धांत निम्न पूर्व धारणाओं के रूप में हैं। आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, मनोविज्ञान सिद्धांत, उत्पादक कार्य। दूसरा पॉइंट आप इसी तरह से आगे लिखेंगे, कक्षा कक्ष के प्रबंधन की विशिष्ट सिद्धांत, कक्षा कक्ष प्रबंध के विशिष्ट सिद्धांत। तो कक्षा कक्ष प्रबंध के विशिष्ट सिद्धांत निम्न पूर्व धारणाओं के रूप में हैं। नियोजन, नंबर 1 क्या है, नियोजन। स्वतंत्र क्रियाओं तथा संगठित पाठों का नियोजन किया जाना चाहिए। प्रोत्साहन, प्रयास और संकेतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा, जिम्मेदारी, छात्रों को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। क्या, स्वतंत्र रूप से, उनका कोई बाध्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे ये बनना है आपको, उनके माइंड में सेट कर देना, लेकिन मार मार के नहीं, ये नहीं बनना ही है तुझको, ऐसा नहीं। न्यूनतम बाधा, 5वां पॉइंट होगा स्पष्ट नियम, 6वां पुरस्कार और 7वां अच्छा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन होगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याएं बताइए। भाई कोई कार्य करेंगे तो उसमें समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो उन समस्याओं का बताना है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याएं, कक्षा कक्ष प्रबंधन की कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार, कक्षा कक्ष में अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार, मतलब आपके जो कॉलेज होने चाहिए उसकी डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि पर्याप्त प्रकाश आ सके। अब आप कहेंगे लाइट लगा दो, तो लाइट 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती है। वायु संचार अच्छा होना चाहिए ताकि गर्मियों में वहाँ पर हवा भी लग सके। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपर्याप्त फर्नीचर एवं बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, ये समस्याएं आती हैं। कक्षा में अत्यधिक भीड़, बहुत ज़्यादा एडमिशन कर लेते हैं, प्राइवेट में तो देखो लालच की वजह से एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। अपर्याप्त उपकरण, मतलब इतने उपकरण नहीं होते हैं कि हर बच्चे को उससे समझाया जा सके। नित्य चर्चा का अभाव, डेली उस पर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, चर्चा नहीं हो पाती है क्योंकि सिलेबस में ही लगे रहते हैं। संशोधन कार्य की समस्याएं। और 7वां पॉइंट होगा कक्षाओं का एक दूसरे के निकट होना, ताकि शोरगुल मचा रहता है, समस्याएं आती हैं। अनुशासनहीनता की समस्याएं। 9वां पॉइंट होगा अनुपस्थिति की समस्याएं, छात्र अनुपस्थित रहते हैं, गार्जियन से इतने जागरूक नहीं होते हैं कि स्टूडेंट को डेली भेजें, टीचर कहाँ तक प्रयास करे बेचारा कि आज तुम नहीं आओ, चलो दोबारा करा देते हैं, कल वो नहीं आया फिर दोबारा करा देते हैं, दिक्कत होती है। अध्यापक की अनुपस्थिति, कभी कभी टीचर भी गुल्ला मार देते हैं। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। तो इस तरह से आपका ये समस्याएं कक्षा कक्ष प्रबंधन में आती हैं। कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक या चर कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने में कक्षा कक्ष के
चरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कक्षा कक्ष प्रबंधन के अत्यावश्यक पक्ष होते हैं। कक्षा कक्ष के जाने माने घटक यानी कि चर निम्नलिखित हैं। अध्यापक। कौन? अध्यापक। प्रबंधन के रूप में अध्यापक कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य स्वतंत्र चर होता है। वह कैसा चर होता है? मुख्य और स्वतंत्र चर होता है। कक्षा कक्ष की अधिकांश क्रियाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। कौन? अध्यापक। कक्षा कक्ष में अधिगम संरचनाएं उत्पन्न करके छात्र अधिगम को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अपनी शिक्षण क्रियाएं व्यवस्थित करता है। वह अपने कक्षा कक्ष प्रबंधन में छात्रों को अभिप्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने कक्षा कक्ष की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करता है। और अगला पॉइंट जो होगा मुख्य, वो होगा आपका छात्र। छात्र कक्षा कक्ष की में आश्रित चर होता है। आश्रित मीन्स वो टीचर पर आश्रित होता है, इसलिए आश्रित चर कह दिया। शिक्षण का प्रयोजन होता है, अधिगम को सुविधापूर्ण बनाता है। कौन? छात्र। अधिगम शिक्षण पर नियंत्रण करता है। यदि शिक्षण को स्मृति स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है तो रटन अधिगम होता है। कैसा रटन? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बोध स्तर में शिक्षण से परिपाक और स्वामित्व प्रत्यय सुविधापूर्ण बन जाता है, लेकिन शिक्षण के इस स्तर पर छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। आपका मध्यचर, मध्यस्थ चर मतलब शिक्षक और छात्र को छोड़कर मध्यस्थ कौन सा आएगा? तो मध्यस्थ चर में अध्यापक और छात्रों के मध्य की अंतःक्रिया प्रभावित होती है। कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर निम्नलिखित हैं। बहुत सारे। कौन कौन से हैं? आइए इन्हें देखते हैं। एकदम रोमांचक बन जाता है कि मध्य चर कौन सा होगा शिक्षक और छात्र को जब हम लोग छोड़ देते हैं। विषय वस्तु, जिसमें शब्द, प्रत्यय, तथ्य, सिद्धांत, नियम, शाब्दिक भाषा, सृजनात्मकता इत्यादि शामिल है। दूसरा होगा शिक्षण उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक उद्देश्य। तीसरा पॉइंट होगा शिक्षण विधियां, अध्यापक केंद्रित शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण। चौथा पॉइंट होगा शिक्षण की सूक्तियां। पांचवा पॉइंट होगा शिक्षण की प्रविधियां। और आपका छठवां पॉइंट होगा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। आपने पढ़ा होगा श्रव्य सामग्री क्या होती है, दृश्य सामग्री कौन सी होती है, और श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री कौन सी आती है, या अभिप्रेरणात्मक विधियां। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका शिक्षण कौशल और सामाजिक कौशल। फिर नेक्स्ट होगा संप्रेषण योग्यता और कौशल। लास्ट पॉइंट होगा शिक्षण की सहायक सुविधा युक्तियां, शिक्षण की सहायक युक्तियां। तो इस तरह से आपको लिखना है पॉइंट वाइज। प्रयास अभी से करना है, प्रैक्टिस अभी से करना है, ताकि आप अच्छा गोल हासिल कर सकें। और हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं कि आप जल्दी टीचर बने। 7वां क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो आइए, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य घटक के रूप में अध्यापक प्रबंधन, दार्शनिक, निर्देशन, अनुसंधानकर्ता, नेता आदि के रूप में अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। किनकी? प्रबंधक, दार्शनिक, निर्देशक, अनुसंधानकर्ता, नेता, ये सब। कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहली तो अध्यापक के रूप में अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए।
टीचर होते हुए टीचर जैसा दिखना भी चाहिए। यदि आप टीचर हैं और टीचर जैसे नहीं दिखते तब भी दिक्कत है। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब जिन्हें पढ़ाने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। बहुत सारे टीचरों को जानकारी नहीं होती अपने छात्रों के बारे में, अर्थात छात्रों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, उपलब्धियों और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होना चाहिए। सीधा सीधा पढ़ाने से ही काम नहीं चलता है। प्रबंधन के रूप में अध्यापक को प्रबंधन के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, कार्यों और अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण अध्यापक में महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेता के रूप में अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य करना चाहिए कि वो जैसा अनुसरण कराएगा छात्र उसी रास्ते बढ़ेंगे। तो एक नेता अच्छे तरह का होना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अध्यापक के नेतृत्व के गुण होने चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे, शैक्षिक नेतृत्व अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वो नेतृत्व करेगा और नेतृत्व अच्छा करना चाहिए। तो अच्छे नेता की भांति अध्यापक में नेतृत्व के गुण होने चाहिए। दार्शनिक के रूप में, किसके, दार्शनिक के रूप में अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करनी होती है। उसे अपने विषय में स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए। उसने अपने विषय की नवीनतम खोजों की जानकारी होनी चाहिए। नई नई जो खोजें होती हैं स्टूडेंट सुनकर आएगा, टीवी में, समाचार में, पड़ोसियों के माध्यम से पूछेगा, किससे, अध्यापक से। उसे अपने विषय की गहरी रुचि होनी चाहिए। कैसी, गहरी रुचि लेनी चाहिए कि हर चीज़ की हमें जानकारी खुद होनी चाहिए, तब हमारा बच्चा पढ़ेगा। विषय पर स्वामित्व होने से शिक्षण प्रभावपूर्णता में सहायता मिलती है। निर्देशन के रूप में अध्यापक को निर्देशन के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे छात्रों की अधिगम, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिक समस्याओं का समाधान करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए कि कमजोर छात्र भी क्लास में आगे कैसे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट होगा अनुसंधानकर्ता के रूप में। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अतः अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्ष प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, कि जरूरत ही क्या पड़ी कि कक्ष प्रबंधन हो। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एकदम रोचक चीजें हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज को यदि हम लोग साइंटिफिक वे में लेते हैं, रुचिपूर्ण लेते हैं, तब हमें आनंद आता है इस विषय को पढ़ने में। तो कक्ष प्रबंधन के उल्लेखों पर अक्सर अनुशासन ध्यान में आता है। यह नियंत्रण का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। कक्षा प्रबंधन एक संगठित कक्षा के वातावरण में उपयोग की जाने वाली अपेक्षाओं का एक समूह बनता है। इसमें दिनचर्या, नियम और परिणाम शामिल हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन छात्रों को सीखने में संलग्न करने के लिए शिक्षक का मार्ग प्रशस्त करता है। एक प्रभावी कक्ष प्रबंधन निम्न स्थितियों के लिए आवश्यक होता है। प्रभावशाली अध्यापन के लिए, किसके लिए, नंबर 1 है प्रभावशाली अध्यापन के लिए। दिनचर्या और अपेक्षाओं के बिना एक अव्यवस्थित कक्षा शिक्षक के लिए अपना कार्य करना कठिन बना देती है। छात्रों को पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वे कार्य बंद कर सकते हैं। क्या छात्रों को पता ही नहीं होता है तो छात्र बंद कर सकते हैं, इसलिए अध्यापक को समय समय पर बताना चाहिए। या शिक्षण प्रक्रिया में
व्यवधान पैदा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जब एक शिक्षक लगातार छात्रों को पुनर्निर्देशित कर रहा हो या अनियंत्रित व्यवहार की समस्याओं से निपट रहा हो, कि मतलब व्यवहार अनियंत्रित हो रहा है तो उसमें बच्चों को समाधान करते जाएं, तो वह महत्वपूर्ण शिक्षण समय खो देता है। कक्षा प्रबंधन रणनीतियां एक संगठित कक्षा का शैक्षिक वातावरण निर्माण में सहायता करती हैं जो शिक्षण के लिए अनुकूल हैं। छात्र विभिन्न प्रकार की सीखने की स्थितियों में उम्मीदों को जानते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे को पता होगा कि जब वे छोटे समूह में काम करते हैं तब शांत स्वर में वार्तालाप करते हैं। वे प्रत्येक समूह के अंदर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। समय का प्रभावशाली एवं समुचित उपयोग करने में समय से पूर्व स्कूल जाना दिनचर्या को नियंत्रित बनाने का कार्य करता है और विद्यालय की गतिविधियों लंबे समय से बचाती हैं। जब छात्रों को पता होता है कि उन सभी को क्या करना है तो वह दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। कुछ समय के लिए शिक्षकों को छात्रों को निर्देशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, समझ गए होंगे कि उन्हें क्या करना है। जब छात्र को पता चल जाएगा तो निर्देशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएंगे। छात्रों को पहले से ज्ञात होता है कि उनका कार्य क्या है और कब करना है। कार्य क्या है और कब करना है उनको छात्रों को पहले से पता होता है। कक्ष प्रबंधन में जब सभी छात्रों का कार्य विभाजित होता है तो कार्य समय पर और उचित प्रकार से संपन्न होता है। इसलिए अध्यापक की जिम्मेदारी होती है उन्हें बताते रहें। और कक्ष शिक्षण समुचित रूप से समय सारणी के अनुरूप संपन्न होता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। संलग्नता के लिए प्रभावशाली कक्ष प्रबंधन कौशल के साथ शिक्षण छात्रों के लिए स्थिरता बनाता है। छात्रों में स्थिरता का विकास होने से उसकी शिक्षण के प्रति संलग्नता बढ़ती है और वे रुचिपूर्वक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभाग करते हैं, जिससे कक्ष में शैक्षिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहती हैं। छात्र विद्यालय की शिक्षण सहायक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि दिखाने लगते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने में कक्ष प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक जीवन जीने का एवं एक सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करने का साधन है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, मतलब भेदभाव नहीं कराता है। शिक्षक का यह व्यवहार शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करता है। विद्यार्थी सीखते हैं कि किस प्रकार कक्ष में एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर एक समाधान प्राप्त किया जाता है। कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण शिक्षार्थियों को उद्देश्यात्मक प्रक्रिया के विषय में पहल करने के अवसर प्रदान करता है तथा यह कक्षा समय का प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है। कोई भी शिक्षार्थी कक्ष में अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, महसूस नहीं करता है, सॉरी यहाँ पर गलती, महसूस नहीं करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। योग्यता
समूहीकरण के लिए। तो इसको तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो छात्रों अगला साथियों जो है चैप्टर आपका 5वां होगा दल निर्माण में संप्रेषण का महत्व। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।